9वें पाठ में संधि के कुछ मिश्रित उदाहरण दिए हुए हैं और हमें उन उदाहरणों में जो जो स्वर संधि हुई हैं उन स्वर संधि को पहचानना है और हमें उसे अच्छी तरह से अलग करना है या फिर संधि करके शब्द लिखना है। उससे पहले हमने अभी तक जो समझा है उसे एक बार संक्षेप में हम अपने मस्तिष्क में बिठा लें तो हमें यह अभ्यास करने में आसानी होगी। स्वर संधि में सभी भेदों में हमने लगभग स्वर अक्षरों के मिलन से या उसमें होने वाले जो परिवर्तन थे वो भी स्वर थे, इस तरह से हमने अभ्यास किया है। सामान्य रूप से यहाँ हम देखते हैं अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। हम स्वर संधि को समझने के क्रम में हम इसे इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। अ या आ, इसका एक भाग है, दूसरा भाग है ई, उ, ऋ, लृ, और तीसरा भाग है ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ हम देखेंगे पूर्व वर्ण के रूप में या परवर्ण के रूप में यही स्वर किसी न किसी रूप में आए हैं। यदि अ, ई, उ, ऋ, लृ पूर्व वर्ण में हो और उसी के सवर्ण स्वर अ के साथ अ या आ, ई के साथ ई या ई, उ के साथ उ या उ, ऋ के साथ ऋ या ऋ, तो सवर्ण दीर्घ संधि होती है। यह हम जान चुके हैं। लेकिन दूसरा क्रम है यहाँ, यदि केवल यह भाग, पहला भाग जो है अ या आ पूर्व वर्ण में है और उसके बाद में यदि ये वर्ण है ई, उ, ऋ, लृ, अ या आ के बाद ई, उ, ऋ, लृ यदि आए तो गुण संधि होगी। और अ या आ के बाद यदि ए, ओ, ऐ, ओ, यह तीसरा जो भाग है ए, ऐ, ओ, यह यदि आता है तो वृद्धि संधि होगी। यदि ई, उ, ऋ, लृ आए तो गुण होगी, ए, ऐ, ओ, औ यह यदि बाद में आता है तो वृद्धि होगी। ये गुण और वृद्धि में यह अंतर हमें समझ लेना चाहिए। और यह जो तीसरा भाग है, जब यह आरंभ अक्षर हो ए, ऐ, ओ, औ और फिर कोई असमान स्वर हो तो अयादि संधि होती है। और पांचवा, जब पद के अंत में एकार या ओकार और बाद में यदि ह्रस्व अक्षर हो तो प्रकृति भाव संधि होती है, यथावत स्थिति ही रहती है। इसमें दो विकल्प भी हमने देखे थे, गुण संधि का ही प्रकृति भाव, इसका हमने विकल्प देखा था। जैसे वसंत ऋतु, यह हमें याद होगा, वसंत ऋतु हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यथावत लिख सकते हैं, क्योंकि आ के बाद वहाँ री, पदांत आ के बाद वहाँ री ऐसा आया था। यदि उस तरह की स्थिति आती है तो प्रकृति भाव संधि होगी। और अयादि संधि का हमने विकल्प देखा था। यहाँ अयादि संधि का विकल्प यहाँ यकार या वकार का लोप होके भी उदाहरण बनता है। जैसे तस्मै इदम, तस्मा इदम, इस तरह हमने संधि को देखा था। अब इस पाठ के अभ्यास में कुछ मिश्रित शब्द दिए हुए हैं। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम उन उदाहरणों को समझेंगे। यहाँ अभ्यास में, पहले अभ्यास में संधि युक्त पद दिए हुए हैं। हमें उन पदों को अलग अलग करना है। पदों को अलग अलग करते हुए संधि का नाम बताइए। हमें पदों को अलग करना है और संधि का नाम भी बताना है। अस्तीति, अस्थि,
इति, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। कृत्वापि, कृत्वा अपि, यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है। दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वा इमं, यहाँ अ और ई के मिलने से एकार हुआ है, यहाँ गुण संधि हुई है। सा एव, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। सैव। लिखन्ति अपि, लिखन्त्यपि, यहाँ ई के जगह पर य ऐसा परिवर्तन हुआ है, यहाँ यण संधि हुई है। यण संधि की स्थिति ऐसी रहती है। 9वें पाठ में संधि के कुछ मिश्रित उदाहरण दिए हुए हैं और हमें उन उदाहरणों में जो जो स्वर संधि हुई हैं उन स्वर संधि को पहचानना है और हमें उसे अच्छी तरह से अलग करना है या फिर संधि करके शब्द लिखना है। उससे पहले हमने अभी तक जो समझा है उसे एक बार संक्षेप में हम अपने मस्तिष्क में बिठा लें तो हमें यह अभ्यास करने में आसानी होगी। स्वर संधि में सभी भेदों में हमने लगभग स्वर अक्षरों के मिलन से या उसमें होने वाले जो परिवर्तन थे वो भी स्वर थे, इस तरह से हमने अभ्यास किया है। सामान्य रूप से यहाँ हम देखते हैं अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। हम स्वर संधि को समझने के क्रम में हम इसे इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। अ या आ, इसका एक भाग है, दूसरा भाग है ई, उ, ऋ, लृ, और तीसरा भाग है ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ हम देखेंगे पूर्व वर्ण के रूप में या परवर्ण के रूप में यही स्वर किसी न किसी रूप में आए हैं। यदि अ, ई, उ, ऋ, लृ पूर्व वर्ण में हो और उसी के सवर्ण स्वर अ के साथ अ या आ, ई के साथ ई या ई, उ के साथ उ या उ, ऋ के साथ ऋ या ऋ, तो सवर्ण दीर्घ संधि होती है। यह हम जान चुके हैं। लेकिन दूसरा क्रम है यहाँ, यदि केवल यह भाग, पहला भाग जो है अ या आ पूर्व वर्ण में है और उसके बाद में यदि ये वर्ण है ई, उ, ऋ, लृ, अ या आ के बाद ई, उ, ऋ, लृ यदि आए तो गुण संधि होगी। और अ या आ के बाद यदि ए, ओ, ऐ, ओ, यह तीसरा जो भाग है ए, ऐ, ओ, यह यदि आता है तो वृद्धि संधि होगी। यदि ई, उ, ऋ, लृ आए तो गुण होगी। ए, ऐ, ओ, औ यह यदि बाद में आता है तो वृद्धि होगी। ये गुण और वृद्धि में यह अंतर हमें समझ लेना चाहिए। और यह जो तीसरा भाग है, जब यह आरंभ अक्षर हो ए, ऐ, ओ, औ और फिर कोई असमान स्वर हो तो अयादि संधि होती है। और पांचवा, जब पद के अंत में एकार या ओकार और बाद में यदि ह्रस्व अक्षर हो तो प्रकृति भाव संधि होती है, यथावत स्थिति ही रहती है। इसमें दो विकल्प भी हमने देखे थे। गुण संधि के संदर्भ में हमारा विकल्प था प्रकृति भाव, गुण संधि का ही प्रकृति भाव, इसका हमने विकल्प देखा था। जैसे वसंत ऋतु, यह हमें याद होगा, वसंत ऋतु हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यथावत लिख सकते हैं, क्योंकि आ के बाद वहाँ ऋ, पदांत आ के बाद
वहाँ री ऐसा आया था। यदि उस तरह की स्थिति आती है तो प्रकृति भाव संधि होगी। और अयादि संधि का हमने विकल्प देखा था। यहाँ अयादि संधि का विकल्प यहाँ यकार या वकार का लोप होके भी उदाहरण बनता है। जैसे तस्मै इदम, तस्मा इदम, इस तरह हमने संधि को देखा था। अब इस पाठ के अभ्यास में कुछ मिश्रित शब्द दिए हुए हैं। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम उन उदाहरणों को समझेंगे। यहाँ अभ्यास में, पहले अभ्यास में संधि युक्त पद दिए हुए हैं। हमें उन पदों को अलग अलग करना है। पदों को अलग अलग करते हुए संधि का नाम बताइए। इन पदों को अलग करना है और संधि का नाम भी बताना है। अस्तीति, अस्ति इति, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। कृत्वापि, कृत्वा अपि, यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है। दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वा इमं, यहाँ अ और ई के मिलने से एकार हुआ है। यहाँ गुण संधि हुई है। सा एव, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। सैव। लिखन्ति अपि, लिखन्त्यपि, यहाँ ई के जगह पर य ऐसा है। ई उ रि आरंभ में यदि हो और उसके बाद यदि स्वर हो तो समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तब यन संधि होती है। लिखन्ति अपि, यहाँ ई के स्थान पर यह हुआ है, यह यन संधि है। तासु अपि, यहाँ भी ऊ के स्थान पर वह हुआ है। तास्वपि, तासु अपि, तास्वपि, यहाँ भी यन संधि है। चापि, च अपि, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है। नैतत्, न एतत्, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। एक एकम, यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है। एक एकम, एकैकम। उत्तरोत्तरम, उत्तर उत्तरम, उत्तरोत्तरम, यहाँ गुण संधि हुई है। चंद्रोदयः, चंद्र उदयः, यहाँ गुण संधि हुई है। न एकत्र, नैकत्र, वृद्धि संधि ही। दीपस्योपरि, दीपस्य उपरि, यहाँ गुण संधि हुई है। तावत्र, तौ अत्र, यहाँ अयादि संधि हुई है। औ के स्थान पर आव यह आदेश हुआ है। बालकेपि, बालके अपि, यहाँ पदांत एकार है और उसके बाद ह्रस्व आकार है, इसलिए यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। विदितावेतौ, विदितौ एतौ, यहाँ अयादि संधि हुई है। औ की जगह आव यह आदेश हुआ है। सर्वेपि, सर्वे अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। दीपेषु अपि, दीपेषु अपि, ऊ की जगह वह है, इसलिए यह यन संधि है। गिरा उदितः, गिरौ उदितः, औ की जगह पर यहाँ आव आदेश हुआ है, इसलिए यह अयादि संधि का उदाहरण है। ज्ञायते एव, ज्ञायत एव, यहाँ यकार का लोप हुआ है।
इसलिए यह यकार वकार लोप संधि का जो उदाहरण है वहाँ य का लोप होकर ज्ञायत एव उसका उदाहरण है। सर्वस्मा अपि, सर्वस्मै अपि, यहाँ सर्वस्मै के बाद ऐ के स्थान पर आय आदेश हुआ है, इसीलिए यहाँ य का लोप हुआ है, इसलिए यह भी यकार लोप का उदाहरण है। और एक बार जब संधि हो जाती है इस तरह की य और व लोप की संधि जब होती है उसके बाद फिर यहाँ दीर्घ संधि होगा ऐसा अंदेशा होता है। एक बार जब एक संधि हो जाती है उसके बाद फिर यहाँ संधि नहीं होती है। दूसरा अभ्यास है, अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, हमें संधि करना है। जोड़िए और संधि का नाम बताइए। हम करके देखते हैं। न इति, नेति गुण संधि है। न एनम, नैनम, यहाँ वृद्धि संधि है। न उन्नति, नोन्नति, यहाँ गुण संधि है। पश्यन्ति अत्र, पश्यन्त्यत्र, यहाँ यन संधि है, ई की जगह यह होगा। पश्यन्ति इह, पश्यन्तीह, यहाँ ई और ई मिलकर दीर्घ होगा, इसलिए यह सवर्ण दीर्घ संधि है। सति अपि, सत्यपि, ई की जगह यह होने के कारण यह यन संधि है। मार्गे अन्यः, यहाँ पदांत एकार है और उसके बाद ह्रस्वाकार है, इसलिए यहाँ पूर्व रूप संधि होगी। मार्गे अन्यः, मार्गेन्यः। मही ईशः, महीशः, सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है। महा ईशः, महेशः, गुण संधि हुई है। गृहे ईशः, यहाँ एकार है और उसके बाद ईकार है, इसलिए एकार की जगह पर यहाँ ऐ ऐसा आदेश होगा। गृह ईशः, यह अयादि संधि का उदाहरण है। गृहे अम्बा, यह पद के अंत में एकार है और बाद में ह्रस्वाकार है, इसलिए यह पूर्व रूप संधि होगा। गृहेम्बा। परम अर्थः, परमार्थः, यह सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है। मिथ्या आरोपः, मिथ्यारोपः, यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि। सुधा अस्ति, सुधा अस्ति, यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि। सुधा एषा, सुधैषा, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। एते अपि, एतेपि, पूर्व रूप संधि। एते इह, एत इह, यह अयादि संधि का उदाहरण है। एकार की जगह ऐ आदेश हुआ है। एषा एति, एषैति, वृद्धि संधि। दशमे अहनि, दशमे हनि, पूर्व रूप संधि। मंदिरे अस्मिन्, मंदिरेस्मिन्, पूर्व रूप संधि। तेन इदं, तेनेदं, गुण संधि। इस तरह यहाँ सभी मिश्रित उदाहरणों के माध्यम से हमारे पहले पढ़े हुए सभी संधियों का पुनस्मरण होता है और हम इसे पुनः पुनः इस तरह का अभ्यास करेंगे तो स्वर संधि को हम और अधिक स्पष्ट रूप से जान सकेंगे।